शानी फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस वेबिनार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज के इस वेबिनार में मेरे साथ तीन खास मेहमान मौजूद हैं। जाने माने उपन्यासकार, लेखक, आलोचक, दलित चिंतक जयप्रकाश गर्दन जी हैं। हमारे साथ दूसरे मेहमान प्रोफेसर लाल बिहारी तिवारी हैं, जो कि साहित्य पर, दलित साहित्य पर लगातार काम करते रहे हैं। और हमारे साथ तीसरे जो मेहमान हैं वो सुपरिचित लेखक अशोक कुमार पांडे हैं। अशोक जी को आप उनकी बहुत ही चर्चित किताब कश्मीर नामा के नाम से जानते हैं। उसके बाद उनकी एक और किताब कश्मीरी पंडितों पर आई है, वो भी चर्चा में है। तो ये तीन मेहमान हमारे आज इस कार्यक्रम के प्रमुख हिस्से हैं और जाहिर है कि आप दर्शक भी इसमें हिस्सेदारी निभाएंगे ही। इसमें हम गुंजाइश करते हैं कि कार्यक्रम के अंत के चक्र में आपके अगर सवाल सम्मिलित कर सके तो हम जरूर कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम का विषय है हिंदी साहित्य में दलित। अब हम ये जानते हैं कि ये विषय बहुत ही विस्तृत है, असीमित है और आपको थोड़ा सा अस्पष्ट सा भी लग सकता है। पूछा जा सकता है कि हम हिंदी साहित्य में दलितों से जुड़े साहित्य पर चर्चा कर रहे हैं या कि दलित रचनाकारों पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे समय में जब दलित साहित्य की परिभाषा को लेकर भी विवाद हो तो ये काम और भी जटिल हो जाता है। लिहाजा हमने किया है ये कि इस चर्चा को हमने मेहमानों की सहमति से इसमें एक और उपशीर्षक जोड़ दिया है और वो है दलित आंदोलन, दलित साहित्य और आज का समय। तो इसमें हम ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर सकते हैं। इस उपशीर्षक को तय करने का हमारा मकसद ये रहा है कि क्योंकि दलित साहित्य दलित आंदोलनों की उपज माना जाता है और उन्हीं से उसकी नई पहचान भी बनी है, इसलिए इन दोनों को आज के संदर्भों में हम देखना चाहेंगे। यानी दलित आंदोलन आज कहाँ है और उसके कमजोर या मजबूत होने से दलित साहित्य पर उसका किस तरह का असर पड़ रहा है, ये हम अपने मेहमानों से समझने की कोशिश करेंगे। हम आज की चर्चा में मौजूदा चिंताएं और जो चुनौतियां हैं समाज में, खासतौर पर फांसीवाद की चुनौतियां और जो अपर कास्ट का डोमिनेंस हम देख रहे हैं चारों तरफ, दलितों पर बढ़ते अत्याचार देख रहे हैं, उसको भी हम इस दलित साहित्य, दलित चिंता से जोड़कर देखने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल से मोटे तौर पर हमने विषय आपके सामने स्पष्ट कर दिया है और अब हम बातचीत का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जयप्रकाश जी आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि आप सबसे वरिष्ठ हैं और दलित साहित्य पर जितना काम आपने किया है उनमें हम तीनों में से कोई इसकी बराबरी नहीं कर सकता है। तो आपसे मेरा सीधा सवाल है कि पहली जो हमारी हेडलाइन है दलित हिंदी साहित्य में दलित, इसको आप अगर 3-4 मिनट में संक्षेप में थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए खोल के रख देंगे तो हम इसको फिर आगे बढ़ाने में हमें सुविधा होगी, सहूलियत होगी। देखिए मुकेश जी, ये विषय निश्चित रूप से बड़ा सरल नहीं है कि बहुत संक्षेप में कह देना, लेकिन हिंदी साहित्य को हम सब लोग परिचित हैं अच्छी तरह से कि हमारे यहाँ हिंदी साहित्य की परंपरा में जो भी श्रेष्ठ कृतियाँ या जिन पर हम चर्चाएं करते रहे हैं, चाहे वो महाकाव्य हों, चाहे हमारी औपन्यासिक कृतियाँ रही हों या हमारे नाटक रहे हों, तो उन सब में जो एक परंपरागत रूप से एक, जैसे हमने देखा कि धीरोदात्त नायक होगा और वो उच्च कुलोत्पन्न होगा और उसके इर्द गिर्द ही जो कथानक की बुनावट होती है और उसमें जो और पात्र आते हैं, तो दलित भी आया है तो वहां उसी सहायक की भूमिका में आया है, या तो कहीं सेवक है, कहीं नौकर है, कहीं किसी का हरवाहा है, कहीं किसी के घर में काम करने वाला है, उस रूप में। तो उस रूप में वो केवल वो उसी परंपरागत जो सेवा कर्म को निभाता हुआ, लेकिन उसकी अपना दर्द क्या है, उसकी अपनी जिजीविषाएं क्या हैं, उसकी अपनी इच्छाएं और चाहते क्या है, क्या वो अपने जीवन से संतुष्ट है या असंतुष्ट है, उसको समझने की, गहराई से जानने की कहीं गुंजाइश उसमें नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो ये जो चीज है ये हिंदी साहित्य में, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो बहुत बड़ी कमी थी और इस कमी के कारण ही जब दलित समाज के लोगों में, दलितों में
जब शिक्षित हुए, साक्षर हुए, साहित्य को समझा जाना, तो उनके अंदर ये एक आकांक्षा पैदा हुई, हम खुद को अभिव्यक्त करें, ये हमारी अभिव्यक्ति का साहित्य नहीं है, इसमें हम कहीं दिखाई नहीं देते। और हमारी कम से कम जो केवल यही नहीं होता कि हमारा दारिद्र्यपूर्ण जीवन है, हम किस दयनीयता में जीते हैं, है ना, तो वही नहीं होता, हम चाहते कैसा जीवन है, क्या हम भी उस तरह का सम्मानजनक जीवन नहीं चाहते, क्या हम उस तरह का संपन्नतापूर्ण जीवन नहीं चाहते। तो ये जो हमारे आकांक्षाएं हैं, ये जो हमारे सपने हैं, और ये जो हमारा संघर्ष, जो जद्दोजहद हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में करते रहे हैं, कर रहे हैं, वो इसमें परिलक्षित नहीं होता। तो हमें अपने संघर्ष को, अपने दर्द को, अपनी जिजीविषाओं को, अपनी आकांक्षाओं को हमें खुद अभिव्यक्त करना चाहिए, और हमें समाज को बताना चाहिए कि हम भी मनुष्य हैं, और हम भी उसी तरह के मनुष्य हैं जैसे दूसरे हैं, और जिस तरह से दूसरे लोगों को सम्मान पूर्वक और स्वाभिमान पूर्वक जीने का हक है, उसी तरह का जीने का हक हमको भी है। इसलिए इन सब चीजों को कहने की कोशिश दलित साहित्य ने की है। जी, जयप्रकाश जी, आपने बहुत ही संक्षेप में, सचमुच में संक्षेप में आपने बयान कर दिया कि दलित साहित्य रचे जाने के पहले जो साहित्य रचा जा रहा था, उसमें दलित कहाँ थे? दलितों की मुख्य भूमिका नहीं, तो दास थे, सेवक थे, वगैरह वगैरह थे, लेकिन वो कभी नायक नहीं होते थे, कभी वो सामाजिक परिवर्तन की भूमिका अदा करते हुए नजर नहीं आते थे। और ये जो गैर बराबरी वाला समाज बना दिया गया है धार्मिक आधार और वर्ण व्यवस्था के आधार पर, वही चल रहा था। और उसके हिसाब से जो उच्च वर्ग या उच्च वर्णों के अपने अनुभव थे, वो वही आ गए थे। ये जो संघर्ष, पीड़ा, दर्द, शोषण, दमन, अत्याचार, वो उसका रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे। और जैसे ही ये दलित आंदोलन शुरू हुआ और एक नई चेतना, नई जागृति दलितों में आई, उसके बाद फिर पूरा परिदृश्य बदलना शुरू होता है। और यहीं से हम कह सकते हैं कि दलित साहित्य एक तरह से आकार लेने लगता है। तो लाल बिहारी जी, अब यहाँ से आगे की यात्रा को थोड़ा सा आप स्पष्ट करें। दलित आंदोलन, दलित साहित्य, इन दोनों के जो अंतर संबंध है, और उससे जो दलित साहित्य रचा गया, और उसमें जो दलित जागृति ने भी भूमिका निभाई, दलित आंदोलनों को भी मजबूती दी, दलित पैंथर की भूमिका हम लोग महाराष्ट्र में जानते ही है। इसको थोड़ा सा आप अगर दर्शकों के लिए स्पष्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी मुकेश जी, साहित्य का आंदोलनों से बड़ा गहरा रिश्ता होता है। जब भी साहित्य में कोई नया युग आया है तो उसके पीछे आंदोलन रहे हैं। सबसे पुराना 7वीं 8वीं शताब्दी में जो सिद्धों का आंदोलन था, जिसमें दलित जातियों की संख्या अच्छी खासी थी, सिद्धों में से जो 84 सिद्ध छांटे गए थे, उसमें दलित जातियों के लोग थे, उन जातियों के नाम से थे। उसने एक नया जो है वो युग शुरू किया। राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि उससे हिंदी भाषा साहित्य के रूप में प्रतिष्ठित हुई, कि हिंदी साहित्य आया। तो वो एक चीज थी, वो आंदोलन। फिर भक्ति आंदोलन आता है। भक्ति आंदोलन में पहली बार, जिसको आज की तारीख में हम दलित कहते हैं, क्योंकि सहजयानी सिद्ध जो हैं वो तो पाठ्यपुस्तक का हिस्सा हैं, लेकिन कबीर हो या रैदास हो या सदना हो, ये सब हमारी जुबान पर हैं। तो पहली बार भक्ति आंदोलन ने दलित साहित्यकारों को, लेकिन ये जो अभिधान है, नाम है, ये तो नया है। और नया कैसे है वो हम बात करेंगे। तो पहली बार जाति के सवाल को प्रमुखता से रखा। आंदोलन के कारण ऐसा हुआ, क्योंकि टोलियां निकलती थी, चाहे वो रविदास को मानने वाली हो, चाहे कबीर को मानने वाली हो, दादू को मानने वाली हो, उन टोलियों ने पूरे भारत में प्रचार किया। तो ये दूसरा हुआ। तीसरा, जब फुले और अंबेडकर आए तो उन्होंने पहली बार उस अन्याय का बोध कराया। आंदोलन और अन्याय के बीच फिर से बहुत गहरा रिश्ता होता है। जब हम अन्याय को समझते हैं तभी आंदोलन के लिए प्रवृत्त होते हैं। तो अन्याय का बोध कराया। अन्याय का बोध कराने के बाद में जो आधुनिक दलित आंदोलन है उसकी नींव पड़ी। लेकिन बीच में क्या हुआ कि अंबेडकर साहब के परिनिर्वाण के बाद में उन्होंने जो परिकल्पित किया था, RPI जो एक राजनीतिक दल परिकल्पित किया था, वो बना।
उसके नेता आए, बड़ी उम्मीदें थी और उन्होंने अपने समुदाय के साथ, दलित समुदाय के साथ धोखा किया, साफ साफ ऐसा कहें। तो जो नए युवा थे 1970 के आसपास, वो बहुत क्षुब्ध हुए और उन्होंने एक बनाया अपना संगठन जिसको दलित पैंथर कहते हैं, जिसका मैनिफेस्टो 1973 में आया। और उस मैनिफेस्टो को देखिए तो उस अन्याय को पहचानने की, उस अन्याय को चिन्हने की एक कोशिश की गई है। अन्याय का दायरा जितना बड़ा होगा, आंदोलन का टिकाऊपन उतना सुनिश्चित होगा। तो उस अन्याय में चाहे वो अमेरिका के ब्लैक हों, चाहे भारत के दलित हों, सबको, और सिर्फ दलित नहीं कहा, जो भी अत्याचार सह रहा है वो हमारा भाई है। ये दलित पैंथर का मैनिफेस्टो है। उससे क्या हुआ कि ये आंदोलन अखिल भारतीय हुआ। दलित शब्द से कई लोगों को दिक्कत होती है। हमारे आज की चर्चा का विषय है हिंदी साहित्य में दलित, तो उसमें दिक्कत होती है। दलित अकेला नहीं है, वो पूरा पदबंध है। दलित पैंथर, पैंथर ऐसा 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 प्राणी है जिसको अभी तक डोमिसाइल नहीं किया जा सका, जिसको अभी तक क्या कहते हैं कि पालतू नहीं बनाया जा सका है। तो ऐसा दलित जो अब आपका गुलाम नहीं रहेगा, वो दलित पैंथर है। दोनों मिला करके उसका अर्थ होता है। और उससे दलित पैंथर जो है, जो 25 साल के तक के युवा थे, जो एक्टिविस्ट भी थे और पोएट भी थे, दोनों चीजें साथ साथ, उन्होंने इस आंदोलन की नींव रखी। और इस आंदोलन के मूल में सभी तरह के अन्याय शामिल किए गए। ये बड़ी बात थी। जी, तो तिवारी जी ने बताया कि दलित रचनाकार पहले भी हुए, भक्ति काल के जो कवि रहे, दलित कवि रहे, और उनमें जात पात का विरोध भी किया। लेकिन जो 19वीं और 20वीं सदी के शुरुआत से शुरू हुआ, उसके ये जो ढांचा बना दिया गया है समाज का, उसको करने की भावना थी जबरदस्त। और ये विद्रोही क्षेत्र जो है दलित पहचान की बात कहूंगा, दलित आंदोलन, दलित चेतना, दलित के विद्रोही जो भावना, वो जो रिफ्लेक्ट हो रही है दलित साहित्य आंदोलन धीरे पड़ रहे हैं, या आप कह सकते हैं कई जगह भ्रष्ट हो गए। महाराष्ट्र और उत्तर भारत में भी इसको देख सकते हैं। नया माहौल है आंदोलन कमजोर पड़ने की वजह से, क्या उसका असर साहित्य पर भी रहा है? देखिए, साहित्य हुआ, संस्कृति हुई, और इस तरह की जितनी चीजें हैं, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा होती हैं। और वर्चस्वशाली वर्ग जिसका कब्जा सत्ता पर होता है, वही इन सारी चीजों को अपने तरीके से मोल्ड करता है। वही तय करता है कि क्या मुख्य धारा होगी, क्या मुख्य धारा से बाहर होगा, क्या पढ़ाया जाएगा, किसका प्रसार किया जाएगा, किसको प्रतिष्ठा दी जाएगी। आधुनिक काल में वो पुरस्कारों और समितियों और वगैरह से तय होता है, प्राचीन काल में वो राजाओं के संरक्षण से तय होता था। तो जयप्रकाश कर्दम जी ने जहां से बात शुरू की थी, बेहद महत्वपूर्ण बात थी, हालांकि उन्होंने बहुत संक्षेप में किया। मैं चाह रहा था उन्हें और सुनना चाहता था। मैं भी सेकंड राउंड में मैं चाहूंगा थोड़ा विस्तार से बात करें उस पर। अभी तक का जो साहित्य था, बावजूद इसके, जो बात बजरंग बिहारी तिवारी जी ने कही, और वो तथ्य है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक जो मुख्य धारा का साहित्य बना हुआ था, वो सवर्ण पुरुषों का साहित्य था। जब हम सवर्ण कहते हैं तो उसके साथ पुरुषों जोड़ना भी बहुत जरूरी है। इस पूरे साहित्य का जो मुख्य धारा थी, उस मुख्य धारा से गैर सवर्ण और गैर मर्द यानी कि औरतों को बाहर किया हुआ था। ऐसा नहीं कि उनका साहित्य नहीं था। अभी एक मजेदार, मेरी एक मित्र से बात हो रही थी, उन्होंने एक बहुत मजेदार तथ्य बताया कि 20वीं सदी की शुरुआत में ये हुआ, 20वीं सदी की शुरुआत में ये हुआ कि लोक जो गीत हैं उनको इकट्ठा किया जाए। रामनरेश त्रिपाठी जी ने लोकगीत इकट्ठा किया, और उसके बाद क्या किया कि लोकगीतों को इकट्ठा करने के बाद कहा इसमें तो बहुत सारे गंदे लोकगीत हैं, इनको हम ठीक ठाक करेंगे, इनको हम साफ सुथरा करेंगे। यानी क्या हुआ, उनकी मेन स्ट्रीमिंग की गई। अब ये गंदा क्या होगा? गंदा वो होगा जो महिलाओं ने अपने तरीके से, दलितों ने अपने तरीके से जो लोकगीत रचे होंगे, उनकी मेन स्ट्रीमिंग करके ऐसा कर दिया गया कि जो सवर्ण पुरुषों का जो वर्चस्व है, उस वर्चस्व के लिहाज से उसको देखा जाए।
यही हम बहुत सारे, जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारे ग्रंथों में, बहुत सारी चीजों में जोड़ना घटाना, एडिटिंग खूब चली है। मैंने कश्मीर पे काम किया है तो मैं जानता हूं कि ललजत के पद हो, चाहे नीलमत पुराण हो, यहां तक कि राजतरंगिणी पर भी आरोप है कि उसके अंदर ढेर सारी छेड़छाड़ की गई है। तो इतिहास की तरह प्राचीन साहित्य से भी जो छेड़छाड़ की गई, वो इसलिए की गई कि सवर्ण पुरुषों का जो वर्चस्व था, जो वर्चस्वशाली वर्ग था, उस वर्ग के हितों के अनुरूप उसको पेश किया जाए। अब जब दलित मूवमेंट होता है, जब महिलाओं का मूवमेंट आता है, ज्योतिबा फुले आते हैं, पेरियार आते हैं, डॉक्टर अंबेडकर आते हैं, खासतौर पर हिंदी बेल्ट में डॉक्टर अंबेडकर का बड़ा असर पड़ा। तो ये लोग जब आते हैं और ऐसे ही महिला आंदोलन शुरू होते हैं, तो ये जो दोनों कौमें हैं, गैर सवर्ण पुरुष और महिलाएं, सवर्ण महिलाएं भी और गैर सवर्ण महिलाएं भी, ये जब अपनी जगह क्लेम करने के लिए खुद लिखना शुरू करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसी को दलित साहित्य और स्त्री साहित्य माना जाना चाहिए। मैं इस विवाद में बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा कि दलित जो गैर दलित दलितों के पक्ष में लिख रहे हैं उसको दलित साहित्य माना जाए कि नहीं माना जाए, क्योंकि देखिए प्रोग्रेसिव मूवमेंट शुरू होने के साथ ही आप देखते हैं कि दलितों को लेके, स्त्रियों को लेके सहानुभूति पूर्वक बहुत कुछ लिखा गया है। लेकिन मेरे लिहाज से दलित और स्त्री साहित्य का अर्थ यह है कि दलित दृष्टि से, यानी फुले, अंबेडकर, पेरियार वाली जो दृष्टि विकसित हुई है, उस दृष्टि से समाज को देखना, उन घटनाओं को, उन परिघटनाओं को देखना जो अभी तक दूसरी दृष्टि देखी जा रही थी, भले उसमें सहानुभूति, और यही स्त्रियों के लिए भी सच है। तो जाहिर तौर से जैसा आपने कहा कि आंदोलन के साथ इसका नाभिनालबद्ध संबंध रहा, लेकिन देखिए साहित्य आंदोलन के साथ कितना भी जुड़ा हो, आंदोलन के कमजोर होने पे साहित्य भी कमजोर हो जाए, इस तरह का कोई बहुत सगा रिश्ता नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि वामपंथी है, ये रिश्ता उल्टा भी हो सकता है, ये रिश्ता उल्टा भी हो सकता है, बिल्कुल। आप जैसे मैं एग्जांपल दूं कि महाराष्ट्र में जो दलित मूवमेंट है, वो मूवमेंट बेहद कमजोर हो चुका है, इसको मान लेना चाहिए। उसके कई बड़े नेता बीजेपी में चले गए हैं, कई बड़े लोग शांत हो गए हैं, लेकिन क्या यही आप दलित साहित्य के बारे में कह सकते हैं? दलित साहित्य वहां पर लगातार, चूंकि मेरा वहां आना जाना रहा है, मैं नागपुर कई बार गया हूं, मुझे बुलाया गया है, और भी तो मैं देख रहा हूं कि दलित साहित्य वहां पे लिखा जा रहा है। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि आज जो स्थिति है उसमें दलित साहित्य आगे है और दलित राजनीति पीछे हो गई है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो। जी जयप्रकाश जी, ये दलित साहित्य कमजोर हुआ है नहीं हुआ, ये इसलिए भी हम इस सवाल को नहीं उठा सकते, क्योंकि हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र हिंदी साहित्य में उस तरह से ना दिखती है, लेकिन आंदोलन आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। परिवर्तन दिख रहे हैं आपको? नहीं मुकेश जी, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आई, मैं समझ नहीं पाया आपने क्या बोला। अच्छा, मैं अब अपना प्रश्न दोहरा रहा हूँ। हाँ, अगर ये कहें कि दोनों के कमजोर होने के बाद उनका दलित साहित्य पर असर नहीं पड़ा, ये तो बल्कि पूरे देश भर में फैल चुका है, लेकिन दलित साहित्य पर असर क्या पड़ा? नहीं मुकेश जी, आपका ऑडियो क्लियर नहीं है, आपकी आवाज। दरअसल जयप्रकाश जी, मुझे जितना सवाल समझ में आया वो ये आया कि आंदोलनों का दलित साहित्य पर जो असर है, आंदोलनों का जो दलित साहित्य पे असर है वो हमने देखा, आंदोलन कमजोर हुए। दलित साहित्य का आंदोलनों पर कितना असर है? नहीं देखिए, जो बात अभी आप कह रहे थे और वो मुकेश जी भी कह रहे थे, शुरुआती दौर में होता है कई बातें, जैसे बजरंग जी ने भी कहा था कि आंदोलनों से साहित्य निकलता है, प्रभावित होता है, और फिर साहित्य का अपना एक आंदोलन होता है, और वो जहां आंदोलन से वो उद्भूत हुआ होता है, वो वहां से उसका एक अलग स्थान बन जाता है, उसकी अलग एक सत्ता बन जाती है, उसका अलग एक अस्तित्व बनता है। तो आज दलित साहित्य का भी एक अपना अस्तित्व है। हम राजनीति पे यदि देखेंगे तो राजनीति का लक्ष्य तो सत्ता प्राप्ति है, लेकिन उसका उद्देश्य और साहित्य का उद्देश्य वो समाज का निर्माण है या राष्ट्र का निर्माण है। तो दोनों के उद्देश्य में अंतर है। तो इसलिए राजनीति को यदि हम आंदोलन, राजनीति को ही यदि हम आंदोलन मान लें और वहां से हम साहित्य को जोड़ के देखेंगे,
तो सारी हमें छिन्न भिन्न हो जाएगा सारा चीजें। तो बिल्कुल ये मैं इस बात को मानता हूं कि दलित साहित्य दलित राजनीति से प्रेरित बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन दलित राजनीति जरूर कहीं ना कहीं दलित साहित्य से प्रेरित भी ना हो तो उससे ऊर्जा जरूर लेती है। और जहां जहां राजनीति का साहित्य में कहीं किसी भी रूप में यदि प्रवेश हुआ है तो वहां वहां उसने उसको एक तरह से कहिए प्रदूषित किया है। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को देखा, उसने भाजपा के साथ गठबंधन किया, बहुजन समाज से सर्वजन समाज पर आए, और वहां पे जो सैद्धांतिक की, जो वैचारिक की, जो कांशीराम जी ने विकसित की, जिसके आधार पर बहुजन राजनीति और ये सारा चला दलित राजनीति, उसके आधार पर, तो वहां पे हाथी नहीं गणेश है, हाथी का एक अलग प्रतीक रहा, जिसका आपने आरपीआई का जिक्र किया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का, उसका हाथी ही उसका चुनाव चिन्ह था, और वो नीला रंग, नीला झंडा वही आरपीआई का हुआ करता था शुरू में। लेकिन वही उसी नीला रंग और वही हाथी का निशान वही कांशीराम जी ने ले लिया बहुजन समाज पार्टी के लिए, तो हाथी का एक बड़ा प्रतीक रहा। और वहां फिर आया कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, इस तरह के नारे आने लगे। और प्लस वहां पर जो बसपा की मीटिंगों में मंचों पर यज्ञ हवन और शंख गूंजने लगे, तो जो पूरी वैचारिकी थी जिसपे वो आंदोलन खड़ा हो रहा था, राजनीति विकसित हो रही थी, अब यदि वहां से कोई कहें जोड़ कर देखा जाए तो वहां से दलित साहित्य को जोड़कर नहीं देता सकता। दलित साहित्य ना तो उसका समर्थन करता है और बल्कि उसका एक तरह से एक विरोध में ही उसका विरोध ही किया। तो आंदोलनों का लेकिन जो हम देखते हैं कि राजनीति से अलग, चाहे महाराष्ट्र में भी आज चाहे वो 8 या 10 भाग उसके आरपीआई का हो गया, और निश्चित रूप से राजनीति के स्तर पर बहुत कमजोरी है, लेकिन साहित्य ने इतना बड़ा काम जरूर किया है कि अब समाज में धीरे धीरे, चाहे वो हम बड़ी बड़ी किताबों की जिक्र नहीं करते जिनका साहित्य में जिक्र होता है, जो छोटी छोटी किताबें लिखी गई, और वो छोटी छोटी किताबें जो विशेष अवसरों पर, मेलों पर जो स्टॉल लगते हैं गांवों में, छोटे छोटे नगरों में, कस्बों में, शहरों में, और वो जमीन पर बिछा बिछा के जो लोग बेचते हैं, वो 10-10 रुपए की, 20-20 रुपए की, मैंने भी खुद वो किताब लिखी भी है और बेची भी है, तो मैं जानता हूं उनका प्रभाव कितनी दूर तक जाता है। और ये चीजें महाराष्ट्र में भी हम देखते हैं कि वहां लोगों के पास में, नागपुर में आप लोगों ने देखा होगा, मैं कई बार गया हूं कि वहां पे दीक्षा भूमि पर वहां आते हैं बहुत सारे लोग, और वहां पे जो श्रोता होते हैं बड़े वैचारिक आयोजनों में 40% तक मैंने महिलाएं देखी हैं। और उनमें वहां पे दीक्षा भूमि पर देखा कि जो महिलाएं आती हैं बहुत सी, जो बिल्कुल पैरों में जूती नहीं है, कपड़े ठीक से नहीं है, फटे पुराने, बिल्कुल लग रहा है कि अनपढ़ है, इसकी जेब में पैसा भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और मैंने वहां पर उनको बुक स्टॉल पर वैचारिक किताबें उठाते हुए देखा और खरीदते हुए देखा। तो ये जो चीजें हैं ये उस आंदोलन की देन है, और यही हमारे यहाँ उत्तर भारत में भी हो रहा है, गांव देहात और दूर तक भी जो छोटे छोटे उस साहित्य ने, चाहे वो पेरियार के साहित्य ने, चाहे वो लालच सिंह यादव की जो छोटी छोटी किताबें आई उन्होंने, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु की लिखी किताबों ने, या अनंत आनंद कोसाइन ने जो लिखी बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में वो किताबें, या बाबा साहेब अम्बेडकर की अपनी लिखी हुई किताबें, या ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी और किताबें, तो ये जो जितना भी कंप्यूटर में सेव है ना, वो ये जितना भी ये उन माध्यमों से गया, तो आप मुझे मेल कीजिए उसको अटैचमेंट में लगाकर, तो ये साहित्य के ये बड़े मंचों के माध्यम से नहीं गया, तो बस उसको सेंड कर दीजिए, आपके ड्राइव से ले लेगा आंदोलन। तो इसका एक अपना आंदोलन की एक भूमि रही, वहां से ये गया, जिस तरह से ये साहित्य गांव गांव शहर से अलग दूर दराज तक गया। एक वेबिनार में बात करता हूँ न्यूज़.प्रशांत, वहां से उसने लोगों को एक शिक्षित भी किया, जागरूक भी किया और प्रेरित भी किया, और उसने आंदोलन को एक शक्ति दी, और उस आंदोलन की शक्ति ने दलित राजनीति को भी शक्ति दी, और वही चीज रहा। और यदि वो शक्ति नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि जो दलित राजनीति है, चाहे बहुजन समाज पार्टी की कोई भी है, तो वो इतनी सशक्त बन पाती। वह ये बड़ी बड़ी ताकत है। तो साहित्य ने एक बहुत बड़ी भूमिका उसने निभाई है,
न केवल दलित समाज को जागरूक करने में बल्कि पूरे समाज को संवेदनशील बनाने में और उन प्रश्नों को समाज के साथ रखने में और समाज को उन प्रश्नों पर सोचने के लिए विवश करने का काम ये इस दलित साहित्य ने किया है। जयप्रकाश जी, इसी से जुड़ा एक सवाल मैं और करना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो नई परिस्थितियां बनी हैं उसमें दलित साहित्य में किस तरह के परिवर्तन आपको दिख रहे हैं? जो दलित साहित्य 80-90 के दशक में रचा जा रहा था या इस सदी की शुरुआत में रचा जा रहा था, वो अब क्या जो राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, सामाजिक परिस्थितियां बदली हैं देश में, उसके क्या असरात उसमें दिख रहे हैं? जी, आपका प्रश्न बहुत सही है कि जो 80 और 90 के दशक में था वो दलित साहित्य के आंदोलन की एक तरह से कहिए एक वर्तमान दौर में उसकी स्थापना का दौर था और उस समय उसकी जो वैचारिकी वो विकसित हो रही थी। और जैसा बजरंग जी ने भी कहा कि जो फुले, अंबेडकर, पेरियार और उसमें उससे पीछे चले जाएं हम बुद्ध, सिद्ध, नाथ और संत, वो जो सारी जो परंपरा है, वो जो पूरी वैचारिकी है उसके आधार पर विकसित और वर्तमान समय के जो प्रश्न थे, जो परिस्थितियां थी, उनके आधार पर वो वैचारिकी विकसित होकर के वो साहित्य लिखा जा रहा था। लेकिन अब आकर के अब उसमें बहुत सारी चीजें उसमें और जुड़ गई हैं और उसमें ये बहुत स्वाभाविक होता है ये किसी भी साहित्य के लिए, क्योंकि हर तरह के लोग आते हैं और उसमें, लेकिन अधिकांश जो मैं कहूंगा कि जो मूल जो दलित साहित्य की भी जो मूल धारा है वो अभी भी उसी वैचारिकी पर केंद्रित है, अभी भी उसी को लेकर चल रही है। और कुछ इस तरह की आसपास चीजें होती इस तरह से हैं कि कोई व्यक्ति कोई कबीर पंथ से आया है निकल करके, वो कबीर पंथी है, तो वैचारिकी ये है, लेकिन कबीर पंथ में बहुत सारे एलिमेंट हम देखते हैं कि वही परंपरागत वही एलिमेंट हैं कि जिनका विरोध ये दलित वैचारिकी करती है। कहीं कहीं वही एलिमेंट, जो पंथ की बात कर रहा हूं मैं, दलित कबीर की बात नहीं कर रहा, रैदास की बात नहीं कर रहा, उनकी वैचारिक अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन जो पंथ बन जाते हैं तो पंथ की अपनी एक वैचारिकी बन जाती है। उसी तरह से अब चाहे कोई आजीवक को लेकर आ जाए, चाहे कोई रविदास पंथ को लेकर आ जाए, चाहे कबीर पंथ को लेकर आ जाए या कहीं कोई और आ जाए, चाहे कोई अपना आदि धर्म को लेकर आ जाए, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो वो सब लोग अपने अपने तरीके से आकर के वो साहित्य में हस्तक्षेप करते हैं और अपने गुंजाइश से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको होती है, लेकिन उनको उस तरह की स्वीकृति बहुत व्यापक स्तर पर कहीं नहीं मिली है। लेकिन जो वैचारिकी जो कुल मिला के जो सारा कुछ पूरे देश भर में, ना केवल हिंदी पट्टी में बल्कि सभी भारतीय भाषाओं में जो साहित्य है उसका जो मूल स्वर है, उसकी जो मूल चेतना है, वही फुले, वो बुद्ध, फुले, अंबेडकर की ये जो वैचारिकी, इसी में ही हम शामिल कर रहे हैं पेरियार को भी, उसी में ही हम सिद्ध, नाथ और संतों को भी, और उसी में मैं और भी बहुत सारी चीजें कर रहा हूं। जैसे कि मैंने कहा ललई सिंह यादव, उन्होंने, वो भी उत्तर भारत के पेरियार थे, उन्होंने उत्तर भारत में, क्योंकि मैं ललित सिंह यादव से मिला भी हूं, उनके संपर्क में रहने का मुझे मौका मिला, उनकी किताबें मैंने बचपन में पढ़ी, तो वो बिल्कुल पूरी इतना जुट करके उन्होंने कि वो जो मनुस्मृति का ऊपर जो किताब थी, सच्ची रामायण जो किताब लिखी हुई थी, उसका अनुवाद करके छपवाना और अपना उसके बहुत छोटे छोटे पंपलेट करके उन्होंने समाज को जागरूक करने में, वो जेब में वो थैला ले लेके पंपलेट ले लेके आते थे, जाते थे, मुकदमे लड़ना और ये सब चीजें, फिर बाद में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना, फिर अपने साथ में नाम के साथ में यादव शब्द हटा देना, तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं। और इसमें तो ये जो वैचारिकी है ये दलित साहित्य की, इसमें और हर उसमें होता है, चाहे हम प्रगतिशील आंदोलन में देख लें, वहां भी कई तरह की धाराएं हमको दिखाई दे जाती हैं, इसी तरह से दूसरे वहां भी देखते हैं। तो ये चीजें कोई अस्वाभाविक नहीं है, ये स्वाभाविक चीजें हैं, लेकिन इससे जो मूल धारा है, जो मूल वैचारिकी है, वो प्रभावित नहीं होती है और समाज उसी मूल विचार से ही प्रेरित हो रहा है और वही विचार की स्वीकृति मुझे लगता है हर जगह हो रही है। जी लाल बिहारी जी, मैं ये जयप्रकाश जी की बात से मुकेश जी एक मिनट, बजरंग बिहारी जी, नाम थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। हाँ माफ कीजिएगा, तिवारी जी बोला था मैंने। बजरंग बिहारी है। अच्छा मुझे लगा ठीक है, माफ कीजिएगा। तो बजरंग बिहारी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मूल जो वैचारिकी है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन जब समय बदलता है, देश काल बदलता है, तो उसके परिस्थितियों के अपने दबाव, अपनी मांगे और अपनी चिंताएं भी होती हैं। तो कहीं ना कहीं वो साहित्य से जुड़ी होती हैं और साहित्य पर उनका रिफ्लेक्शन
आपको देखने को मिलता है। क्या आप इस तरह क्या कुछ चीजें नोटिस की हैं दलित साहित्य में हाल के वर्षों में? हाँ, सवाल बहुत बढ़िया है। मैं थोड़ा पहले जाऊं, जो आंदोलन जिसको मैंने कहा कि आंदोलन के साथ रिश्ता होता है, तो आंदोलन का एक पार्ट राजनीति है, सत्ता की राजनीति वो एक पार्ट है। राजनीति तो अपने आप में बड़ा टर्म है। तो जो दलित पैंथर का उभार है वो दलित राजनीति के बिखरने पर हुआ है। यानी कि साहित्य जिसको प्रेमचंद कहते थे कि वो राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, उस अर्थ में समझना चाहिए। उत्तर भारत में बसपा की जो राजनीति है वो तो अभी निराशा पैदा करती है, या जो आरपीआई के ही एक कहें कि धड़े से मंत्री हैं मोदी सरकार में, और संविधान पर जिस तरह का हमला है वो हम देख ही रहे हैं। तो वो तो राजनीति तो हमें निराश कर रही है। लेकिन अगर आप साहित्य की बात करेंगे, दलित साहित्य की बात करेंगे, तो वो आप पाएंगे कि इस समय बहुत शार्प हुई है। शार्प कैसे हुई है वो हम बात करते हैं, लेकिन शुरुआत जिसको हमने पैंथर के बाद में हम जानते हैं कि 1980 और 90 के बीच में हिंदी बेल्ट में तो ये धारा शुरू हो गई थी। इसके बीज हमको मिल जाते हैं स्वामी अछूतानंद में, साहित्य के बीज। कैसे? 3 चीजों से दलित साहित्य गैर दलित साहित्य से अलग होता है। 3 चीजों से, जो अपने जगह पर वैचारिकी वो तो नींव में है ही, फुले और अंबेडकर की। मैं कह रहा हूं कि बाकी नाम अगर शामिल करेंगे तो वो उसमें दिक्कत आएगी, पेरियार वाले में दिक्कत आएगी, दूसरे में दिक्कत आएगी, वो मैं उसमें अभी उस विस्तार में नहीं जाऊंगा। अस्मिता और अस्तित्व के सवालों को जब आप जोड़ देते हैं, अस्तित्व का सवाल का मतलब यह है कि आप जमीन का भी आंदोलन चलाते हैं, आप संसाधनों पर सबकी मतलब क्या कहें कि एक्सेस का, सबकी पहुंच का चलाते हैं आंदोलन, वो अलग चीज होता है। वो मामला अस्तित्व का होता है। अस्मिता की राजनीति, हनुमान का बाप कौन है, इसी पर सारी बहस हो रही। ये अस्मिता, इससे कुछ जीवन में असर नहीं पड़ेगा। सच्ची रामायण ये है, सच्ची रामायण वो है, इससे जीवन में, इसीलिए वो 3 चीजें होती हैं। मैं मूल बात पर आता हूं। एक तो अनुभव है जो दलित साहित्य को गैर दलित साहित्य से अलग करता है। प्रेमचंद, नागार्जुन, निराला ने लिखा होगा, दलित जीवन पर लिखा होगा, लेकिन अनुभव से नहीं लिखा है। पहला अनुभव है। दूसरा, उस अनुभव से उपजा हुआ आक्रोश है। आक्रोश जो है वो दलित लेखन के मूल में है। आनंदित होकर के कोई लिख रहा हो कि वो अपना सिक्योर कर रहा है उस लोक में अपनी जगह, वो दलित साहित्य नहीं है। पहला अनुभव है, दूसरा आक्रोश है, और तीसरा अधिकार बोध। जो गैर दलित साहित्य उसमें ग्लानि बोध तो है, हमने ऐसा किया, हमने कुएं पर से पानी नहीं भरने दिया, या हमने दूध नहीं दिया, सब्जी नहीं दी, हमने जमीन पर चलने से, सड़क पर चलने से रोक। प्रेमचंद का जो साहित्य है वो सवर्ण क्रम ग्लानि पैदा करता है, जबकि दलित साहित्य वो अधिकार बोध का साहित्य है। अनुभव, आक्रोश और अधिकार बोध, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो दलित साहित्य को अलग करती हैं गैर दलित साहित्य से। अशोक जी, मैं आपसे 2 बहुत ही सामयिक घटनाओं से जोड़कर इस चीज को देखना चाहता हूँ। एक भीमा कोरेगांव का पूरा जो मामला है और अभी तक चल रहा है, और जिस तरह से एक दलितों का इतना बड़ा समागम था, उसके बाद क्रैकडाउन हुआ सरकार की तरफ से, वो देख रहे हैं। और दूसरी तरफ हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि वापस परशुराम की कितनी बड़ी मूर्तियां लगाई जाएं, इसको लेकर भी बहस चल रही है। तो ये 2 प्रवृत्तियां जो हमें दिख रही हैं, जिनका दबाव निश्चित रूप से दलित समाज पर भी पड़ रहा होगा, रचनाकारों पर भी पड़ रहा होगा, इसको आप किस तरह से फ्रेम करेंगे? दरअसल बजरंगी जो बात कर रहे थे उससे थोड़ी सी मेरी असहमति है, और असहमति परिभाषा को लेकर ही है। जैसे उन्होंने कहा कि सच्ची रामायण है या नहीं, इस पर जीवन से इसका जीवन पर क्या फर्क पड़ता है। आप भीमा कोरेगांव को लेकर और परशुराम की मूर्ति को लेकर भी देख लेंगे कि हमेशा किसी भी संघर्ष में एक संघर्ष स्थल होता है इतिहास। इसीलिए आप देखते हैं कि सत्ताएं जब सत्ता में आती हैं तो सत्ता में आते ही सबसे पहले इतिहास के साथ खेल करने की कोशिश करती है।
और वो जो इतिहास होता है, जैसा मैं पहली बार कह रहा था कि वर्चस्वशाली वर्ग लिखता है, तो जब गैर वर्चस्वशाली वर्ग जो पहले दबित था, दलित था, शोषित था, वो जब पार में आता है, या वो जब अपनी अस्मिता के बारे में, अपने बारे में, अपने अधिकारों के बारे में दोबारा सोचना शुरू करता है, तो अपने मिथकीय और गैर मिथकीय दोनों तरह के इतिहास का भी पुनर्लेखन करने की कोशिश करता है, या कम से कम उसको, उसकी एनालिसिस करने की कोशिश करता है। भीमा कोरेगांव क्या है? भीमा कोरेगांव एक ऐतिहासिक घटना थी। उस ऐतिहासिक घटना की बरसी मनाने का, या उस ऐतिहासिक घटना का, सॉरी बरसी गलत शब्द मैंने उपयोग किया, को मनाने का, दोबारा से मनाने का, याद करने का मतलब क्या होता है? सेलिब्रेट करने का मतलब क्या होता है? कि इतिहास में जो हमारे संघर्ष हैं उनको रिक्लेम करना। आप देखिए कि ये एक रिक्लेम करना, दो चीजें इसमें दिखेंगी। ये रिक्लेम करना, एक तो आपने बताया कि कितना कितना कठिन हो गया, वहां के जो सनातनी ताकतें थी और सरकार और सनातनी ताकतें मिलकर किस तरह का दमन चक्र चला रही। दूसरा, जो उसमें गिरफ्तार हुए हैं उनको आप देखिए, गौतम नवलखा हो, सुधा भारद्वाज हो, या और जो बाकी लोग हैं, वरवर राव लोग हैं, ये लोग दलित नहीं है, ये दलित जातियों से नहीं। हाँ सॉरी, आनंद तेल तुमबड़े हैं। नहीं, उसमें चार लोग दलित भी हैं, चार दलित भी हैं, चार दलित भी हैं। मैं वही कहना चाह रहा था, मैं किसी एक का नाम नहीं, मैं उन्हीं का जानबूझ के नाम ले रहा था जो गैर दलित है। तो ये लोग जब उस संघर्ष में शामिल होते हैं और बराबर उत्पीड़न झेल रहे हैं, जिस तरह आनंद झेल रहे हैं, वैसे ही सुधा झेल रही है, वैसे ही गौतम नवलखा झेल रही है, वही सारे केसेस हैं, वही सारी चीजें हैं। यानी यहां आप क्या देख रहे हैं कि उस हिस्ट्री को रिक्लेम करने के संघर्ष में सिर्फ वही नहीं है जिन्होंने अनुभव किया है, वो भी हैं जो उनके साथ सॉलिडारिटी में खड़े हैं, जिनको लगता है कि गलत हुआ। आप महाराष्ट्र का जो पूरा मूवमेंट है, जो इसको महाराष्ट्र का नवजागरण कहते हैं, उसमें आप गोपाल कृष्ण अगरकर को बाहर नहीं कर सकते। ज्योतिबा फुले को अगर आप बाहर नहीं कर सकते, तो आप गोपाल कृष्ण अगरकर को भी बाहर नहीं कर सकते हैं। आप जानते हैं कि तिलक के बेटे को आत्महत्या करनी पड़ी थी क्योंकि वो दलितों के पक्ष में लगातार बात कर रहे थे। मैं अलग से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हिस्ट्री का जो संघर्ष है, नंबर एक तो आप उसको किनारे नहीं कर सकते। मिथकीय इतिहास में जो खेल हुए हैं, उनके एनालिसिस किए बिना आप आज के लिए वैचारिकी खड़ा नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरा, सिर्फ अनुभव और आक्रोश की आप बात अगर करेंगे, तो शायद जो पूरा का पूरा दलित साहित्य है, ये अगले 50 साल में आपको ऐसा लगेगा कि इररिलेवेंट हो गया। मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगले 50 साल में दलित अपने संघर्ष से वो हैसियत हासिल कर लेंगे कि उनके लिए शोषण और बाकी सारी चीजें जो है वो पुरानी चीजें हो जाएंगी, किसी की औकात नहीं रहेगी कि वो उनका शोषण कर पाए। तो फिर वो क्या लिखेंगे? क्या फिर साहित्य नहीं लिखा जाएगा? तो मुझे लगता है कि इस चीज को, और दूसरा, जैसे आप यूपी की बात कर रहे थे, जिस यूपी में ये कंडीशन थी कि मायावती जी एक पूरी ताकत की तरह उभरी थी, और एक समय लगता था कि मायावती और मुलायम सिंह अगर मिल जाए तो कितनी बड़ी सत्ता स्थापित हो जाएगी दलितों और पिछड़ों की मिली हुई। आज वहां हालत यह है कि मुलायम सिंह की पार्टी और मायावती की पार्टी दोनों के बीच में बहस चल रही है कि परशुराम की मूर्ति कौन कितनी बड़ी लगाएगा। जबकि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, मैं जानता हूं कि ब्राह्मणों का वोट इतना नहीं है कि वो कोई सत्ता निर्धारित कर सके। लेकिन ऐसा समझ में आ रहा है कि जो वैचारिक परिप्रेक्ष्य है, जो नरेशन क्रिएशन वाला है, उसमें ब्राह्मणों का महत्व कितना ज्यादा हुआ है। जी, हमारे साथ प्रशांत, हाँ प्रशांत, सॉरी, प्रशांत टंडन हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मैं उनका परिचय भी नहीं मैंने दिया, लेकिन प्रशांत जी आप अपनी बात रखिए प्लीज। हाँ, मैं छोटा सा इंटरवेंशन ये देख रहा था कि देखिए, अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो बहुत निराशाजनक माहौल आपको दिखाई देगा, क्योंकि जो प्रायोजित साहित्य आया, जो अकादमियों और समितियों और प्रकाशकों का जो गठजोड़ और पुरस्कारों का, तो वो वर्चस्ववादी ताकतों के ही साथ में खेलता रहा। और मैंने पहली बार, मैं साहित्यिक पत्रकार हूँ, लेकिन मैंने पहली बार दलित विमर्श और स्त्री विमर्श, जिसकी बात अशोक कर रहे थे, वो मैंने पहली बार सो कॉल्ड तथाकथित मेन स्ट्रीम किसी प्लेटफॉर्म पे देखा, तो वो राजेंद्र यादव के हंस में देखा। इस पे काफी लंबा वैचारिक डिबेट वहां पे चलते रहे। तो एक तो अब साहित्य की फॉर्म जो है, अब साहित्य देखिए वो है जो मासेस में पहुंच पा रहा है। तो वो अब मौजूदा जो साहित्य है उसका फॉर्म चेंज हो चुका है। अब जो यूट्यूब में वीडियो है वो भी साहित्य है, जो फेसबुक में लिखा जा रहा है वो भी साहित्य है, जो व्हाट्सएप में चल रहा है वो भी साहित्य, सोशल मीडिया में बहुत गड़बड़ कुछ चल रहा है। लेकिन एक उम्मीद की किरण वहां पे दिखाई दी कि वो जो नया साहित्य आ रहा है, जो रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से आ रहा है, जो शोषित वर्ग की तरफ से आ रहा है, वो इतना क्रिएटिव, ताकतवर है
और उसको ये जो गठजोड़ था प्रकाशकों और अकादमियों और समितियों का, उससे आजाद हो चुका है। और मैं तो जगह जगह जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या कितना खूबसूरत काम, और उसमें आपको एक झलक दिखाई देगी, एक उम्मीद दिखाई देगी, और एक नई भारत की तस्वीर आपको वहां दिखाई देगी। एक दूसरी चीज जो है, जो जयप्रकाश जी बात कह रहे थे कि राजनीति, देखिए मैं मायावती और काशीराम की रैलियों में बतौर खबर नवीस जाता रहा हूँ, और उनकी रैलियों में या मायावती और दूसरे जो दलित नेता हैं उनके बयानों पे या उनके राजनीतिक गठजोड़ों पे आप जाएंगे तो शायद कुछ कंफ्यूज होंगे। आप अगर मायावती की रैली में उनके भाषण से 2 घंटा पहले जाइए और आप देखिए कि वो मंच से जो हो रहा है वहां पे, जो कविताएं पढ़ी जा रही हैं, जो लोग बोल रहे हैं, वो कितना ताकतवर है। वो मायावती के भाषण से 100 गुना ज्यादा ताकतवर मुझे दिखाई देता है। वो आपको एक तस्वीर देता है कि जमीनी स्तर पे चेतना क्या काम कर रही है। आज की तारीख में अगर आप डेटा भी उठा लें, एक बात बस, डेटा भी उठा लें तो आज की तारीख में भारत की तमाम भाषाओं में छपे हुए साहित्य और किसी प्रकार की किताबों को लेकर आप देख लें तो डॉक्टर अंबेडकर बेस्ट सेलर हैं, सबसे ज्यादा बिकने वाले ऑथर हैं। तो ये चेतना एक संकेत जरूर दे रही है। ये छोटी सी देखिए, आप ही प्रशांत, आप अपनी ही 2 बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर सबसे ज्यादा बिकने वाले हैं, जिससे कोई असहमति नहीं है, हम सब जानते हैं कि उनकी एक एक किताब के कितने कितने वर्जन है और खूब लोग खरीदते हैं और आशा करता हूं पढ़ते भी होंगे। दूसरी तरफ आप जिस तरह से व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सारी चीजों को आप साहित्य कह रहे हैं, उसमें बस एक मैं चीज जोड़ना चाहूंगा कि उनकी एज नहीं है, उनकी उम्र नहीं है। फेसबुक पे आई हुई पोस्ट 4 दिन के बाद कहीं दिखाई नहीं देती, इसलिए वो साहित्य नहीं है, वो हस्तक्षेप है। वो आपका अखबार का एक विकल्प हो सकता है, वो आपके टीवी न्यूज की बाइट का एक विकल्प हो सकता है, वो साहित्य का विकल्प नहीं है। साहित्य की सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है, आप उसको खूबसूरती माने या ना माने, कि वो सहेज कर रखा जाता है और वर्षों बाद उसको पढ़ा जाता है। अभी असंग भाई टिप्पणी कर रहे थे कि अगर हमारा साहित्य अप्रासंगिक हो जाए तो हम बहुत खुश होंगे। ये इतना मजेदार तथ्य है कि प्रेमचंद अप्रासंगिक होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये प्रेमचंद को पढ़ के हम जानेंगे। प्रेमचंद ने 1930 में, 35 में, 40 में जो लिखा, 2020, 25, 30 में पढ़ते हुए उस समय के इतिहास का, उस समय के समय का और उनकी खुद की मानसिकता का, उनके आसपास की मानसिकता का हम अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं फेसबुक वगैरह का, इनका असर ठीक है, लेकिन साहित्य को इनसे अलग करके देखना पड़ेगा। अगर आप इसका घालमेल कर देंगे तो फिर साहित्य को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, हम रचनात्मक साहित्य की बात कर रहे हैं, इसलिए उसको थोड़ा सा अलग खाने में रख के सोचना पड़ेगा। जयप्रकाश जी, 2 घटनाओं का जिक्र अभी अशोक जी ने भी किया, भीमा कोरेगांव, परशुराम की मूर्ति और जो उससे जुड़ी राजनीति है वो है। एक राजनीति और है जिसको हम देख रहे हैं कि एक हिंदुत्ववाद की एक बड़ी छतरी खोल दी गई है, जिसमें बहुत सारे दलित अपनी जो दलित चेतना को भूलकर भी उस तरफ छलांग लगा गए हैं या उस भावनाओं में, उन्माद में उस तरफ चले गए हैं। तो ये एक परिवर्तन जो दलित समाज में हम देख रहे हैं, क्या उसका असर समाज में, माफ कीजिए, साहित्य में दिख रहा है? मैं वापस मतलब आपके तरफ ये सवाल फिर से फेंक रहा हूं, हालांकि आप कह चुके हैं कि वैचारिकी वही है, लेकिन मैं उसमें ये सारी चीजें जोड़कर फिर से देखना चाहता हूं कि दलित साहित्य कितना बदल रहा है, या आप इस संदर्भ को से अलग हटकर भी सोच सकते हैं कि किन्हीं और कारणों से भी बदल रहा है क्या? देखिए, इसमें डॉक्टर साहब अगर आप अलाउ करें तो मैं एक सवाल जोड़ना चाहूंगा बस, कि एक जो फिनोमिना देख रहे हैं हम कि दलित, पिछड़े, आदिवासी एक बड़ी संख्या में हिंदुत्ववादी राजनीति की तरफ गए हैं, या हम कहें कि उनका ब्राह्मणाइजेशन हुआ है, इससे दलित साहित्य कैसे उबर रहा है, कैसे इस चुनौती का सामना कर रहा है, ये भी अगर जोड़ देंगे तो मेरे ख्याल थोड़ा सा वो होगा। ठीक है, मैं इस बारे में अपनी बात कहूं। पहले मैं जो बजरंग बिहारी ने बात कही कि अस्मिता वाली, और वो अस्मिता को, तो देखिए आज के समय में ये एक सच्चाई है कि आज मिथक इतिहास पर हावी है, और हम इतिहास पर उतनी बात नहीं करते जितनी मिथकों पर बात करते हैं। आज राम और राम भक्ति में पूरा देश सराबोर है,
तो वो कोई इसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक ने भी उसकी कोई प्रामाणिकता सिद्ध नहीं की, लेकिन मिथक है। और जब मिथक इतना हावी हो कि मिथक से अस्मिता तय होती हो, तो वहां पे हर व्यक्ति को, दलित को भी अपनी अस्मिता की तलाश के लिए मिथकों का सहारा लेना पड़ता है, मिथकों को नकारना पड़ता है, उन पर प्रहार भी करना पड़ता है। इसलिए वो सच्ची रामायण यदि आती हैं तो वो अपनी अस्मिता की तलाश के लिए आती हैं। यही बात मैं कहना चाह रहा था। तो क्योंकि यदि मिथक के रूप में हमारे सामने एक आदर्श खड़े होंगे तो वहां हमारे सामने सम्मुख भी सामने आएंगे। तो क्या हम सम्मुख की गर्दन कटने को उसे हम स्वीकार कर लें कि वो भी शिक्षा प्राप्त करना चाहता था, वो भी एक विद्वान होना चाहता था, वो भी कुछ पाना चाहता था, तो क्या उन निषेध और वर्जनाओं को हम स्वीकार कर लेंगे? ये दलित अस्मिता स्वीकार नहीं कर सकती। तो अस्मिता की लड़ाई में यदि मिथकों के आधार पर हो रही हो, इतिहास का दमन किया जा रहा हो, तो हमको मिथकों का विरोध करना पड़ता है। और जब इतिहास में जहां तक सवाल है, अभी तक का जो इतिहास है, मैं बहुत दूर तक नहीं जाता, स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास को ही यदि हम ले लें तो जो इतिहास में हम इतने सारे नायकों का सब जिक्र करते हैं, इतने सारे लोगों ने बलिदान दिया, कुर्बानियां दी, क्या किसी एक भी दलित समाज के एक नायक का नाम आप सुनते हैं? ले दे करके आपको अधिक से अधिक मिल जाएगा तो ऊधम सिंह का नाम मिल जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, DC डीनकर की एक किताब है, स्वाधीनता आंदोलन में अछूतों का योगदान, उसमें 427 लोगों का उसने जिक्र तो उसने उस किताब में किया है, केवल एक किताब में। उसके अलावा बहुत सारे और इतने सारे लोगों ने जिन्होंने अपना योगदान दिया है। और ये बद्रीनारायण ने जो 1857 पे काम किया था, बिल्कुल बद्रीनारायण वाली किताब में भी है। तो मैं कह रहा हूं, तो लेकिन इतिहास लिखने वाला कौन है? चाहे वो साहित्य का इतिहास हो, चाहे राजनीति का इतिहास हो, चाहे संस्कृति का इतिहास हो, तो इतिहास के लिखने वाले, इतिहास को पढ़ाने वाले, इतिहास को पाठ्यक्रम में लेने वाले, इतिहास की आलोचना करने वाले, उसकी व्याख्या विश्लेषण करने वाले दलित कहीं नहीं है, इसलिए पूरे परिदृश्य से गायब है। तो ये जो पूरा प्रदेश, चाहे वो उसका अपना कोरेगांव वाली घटना है, तो उसमें भी तो वो अपने इतिहास को खोज है कि दलितों को ये कह करके कि नॉन मार्शल कौम है, ये बहादुर कौम नहीं है, कायर कौम है, यही कह करके उनके सेना में प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया था। और अपराधी कौम कई जगह इसमें डाला गया था। एग्जैक्टली अपराधिक कौम घोषित किया गया। तो ये अपने उस अस्तित्व की लड़ाई है कि हम अपराधिक नहीं है, हम किसी से कम नहीं, हम एक बहादुर कौम भी हैं, और हमने इस देश के लिए, हमने इस राष्ट्र के लिए अपना खून बहाया है, हम लड़ सकते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत बड़ी संख्या में दलित और पूरा महार रेजिमेंट ने लड़ाई लड़ी है, बहुत सारे दलित रहे थे। तो ये जो भीमा कोरेगांव है वो उसी का अस्तित्व का एक है कि हम भी कायर नहीं है, हम बहादुर हैं, और हम कोई इस तरह के हम आपराधिक कौम नहीं है। तो ये अपने इतिहास को खोजने की चीजें होती है, बहुत सारी चीजें इतिहास को खोजने की है। तो आज दलित समाज भी, दलित लेखक और बुद्धिजीवी भी वो अपने इतिहास की कड़ियों को खोज रहे हैं, और जो इतिहास लिखा गया है, इतिहास के नाम पे जो हमें पढ़ाया सुना जा रहा है, हम उस इतिहास को ज्यों का त्यों हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वो हमारा इतिहास नहीं है, इतिहास होता है नायकों का, नायकों के तो इतिहास में हम नायक कहीं है ही नहीं। तो हमको आप दाएं बाएं करके आप कोई भी चीज हम पे थोप देंगे और कहेंगे ये इतिहास है, तो उसे हम मान लेंगे। आप मिथकों को इतिहास कहकर हम पे थोप देंगे, उसे हम मान लेंगे नहीं। इतिहास भी वर्चस्व स्थापित करने का एक टूल है, एक जरिया है, और वो जो भी वर्चस्वशाली रहा है वो ये करता रहा है। तो अगर आपको उसको वर्चस्ववाद से लड़ना है तो इसको भी तोड़ना पड़ेगा, इसका भी खंडन करना पड़ेगा। मुकेश जी आप देखिए, जो सवर्ण वो है, सवर्ण समाज जो है, वो भी तो अपनी सारी जो महानता है, महिमा है, वो इतिहास से ही ढूंढ के लाता है ना। तो फिर इतिहास तो संघर्ष स्थल होगा ही, और उसके पैरेलल मिथक भी संघर्ष स्थल होंगे। वही मैं कह रहा हूं कि इतिहास के माध्यम से, इतिहास के आधार पर चीजें स्थापित हो रही है, साहित्य में भी और समाज में भी। तो हम तो दलित अपना इतिहास खोजने की, अपना इतिहास लिखने की, अपना इतिहास रचने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो उस परंपरागत इतिहास के साथ में टकराव होंगे, एकदम, ये स्वाभाविक है। और मैं एक बात कहूं, बजरंग बिहारी जी कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज। हाँ, देखिए, जो बात मैंने कही थी कि 3 चीजें हैं जो दलित साहित्य को दलित साहित्य बनाती हैं। हिंदी में जो अलग युग शुरू हुआ है वो इसलिए शुरू हुआ है
पहली चीज अनुभव है, दूसरा आक्रोश बोध है। इसको आप न भूलें, क्योंकि अधिकार बोध है जो अस्तित्व के सवालों को सामने लाता है। अस्मिता और अस्तित्व दोनों को मिला करके चलना पड़ेगा। सिर्फ अस्मिता की लड़ाई नहीं है, वो जरूरी लड़ाई है, ऐसा नहीं कि वो कम महत्व की है, लेकिन अस्मिता के साथ अस्तित्व के सवाल, यानी जिसको अधिकार बोध कहा है मैंने, वो असल में सामाजिक न्याय का सवाल है कि जो जीवन जीने के संसाधन हैं वहां तक हमारी पहुंच होगी कि नहीं होगी। हमको जमीन, हमको नौकरी, हमको शिक्षा, हमको चिकित्सा, इसे ये सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, ये जो सवाल है ना, जो हमला अभी इस समय है दलित जीवन पर, दलित समुदाय पर, वो हमला उसके अस्तित्व पर हमला है। अस्मिता की लड़ाई जो लड़े रहे हैं वो महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, लेकिन हमें जब संविधान बचाने की बात आती है तो वो असल में सामाजिक न्याय को बचाने की बात है। और सामाजिक न्याय का मतलब यह है कि जमीन मिले, नौकरियां जो खत्म हो रही हैं, चीजें बेची जा रही हैं, एक तरफ से सारे PSU बेचे जा रहे हैं, ये क्या है? ये अंततः उस सामाजिक न्याय को ध्वस्त कर देगा, उस संविधान को बना देगा बेमानी। तो जिससे मुझे लगता है कि बड़ी निराशा होती है तमाम तरह के राजनीतिक दलों से कि वो इस बिक्री पर, इस निजीकरण पर, जो सामाजिक न्याय को डिस्ट्रॉय करने वाला है, उस पर मौन साधे रहते हैं और बाकी चीजों पर बोलते हैं। वो बोलना ये आप गलत कह रहे हैं। मैं आपको बोलना पड़ेगा। मैं बिल्कुल सामाजिक नहीं। जी जयप्रकाश जी, मैं बजरंग की बात से सहमत नहीं हूं कि इन मुद्दों पे हम नहीं बोलते हैं, चुप रहते हैं। इन मुद्दों पर भी हम उतने ही मुखर हैं। देखिए ये जो आपको नहीं, आप राजनीतिक पार्टी नहीं है, मैं राजनीतिक पार्टी की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ। सुनिए, जो दलित साहित्यकार हैं वो तो मुखर हैं ही इस पर। वो तो दोनों के सवालों को लेकर चल रहे हैं। मैं अभी दूसरे मुद्दे पर आ रहा हूं जिस पर मुकेश जी ने वो मुद्दा उठाया था और आपने भी उठाया था कि जो आपने कहा था कि जो एक स्त्री की आपने बात की कि वो भी हाशिए पर रही और दलित भी हाशिए पर रहा, और जहां वो जो चीजें थी, इसीलिए क्योंकि हमारी उस वर्ण व्यवस्था ने और हमारी जो पृष्ठभूमि रही है धार्मिक सांस्कृतिक, उसने स्त्री को भी वो सूत्रों की श्रेणी में रखा। और जिस तरह के प्रतिबंध और वर्चनाएं और निषेध जो दलितों पर या अछूतों पर थे, वही स्त्री पर भी लागू रखे। उसको भी शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा, बहुत सारे अधिकार से वंचित रखा। तो अब जो माहौल, अब नए परिदृश्य में अब स्त्री भी अपनी अस्मिता को तलाश रही है, दलित भी अपनी अस्मिता को तलाश रहे हैं। वो सब अपने अपने आप को पहचानने को, खुद को स्थापित करने को, अपनी स्वतंत्रता, अपना स्वाभिमान और इस सब के लिए। और इस सब में हो ये रहा है कि ये जो जाति सत्ता और पुरुष सत्ता, मैं दोनों को एक मिला के देखता हूं। पितृसत्ता कह लिया जाए उसको, वो एक ही हो जाती है। वो एक ही हो जाती है कि जो वर्चस्ववाद है, जो वर्ग जाति के आधार पर समाज में वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, वो ही उसके लैंगिक स्त्रियों का भी दमन करता है, स्त्रियों का भी दमन करता है। घर के भीतर वो ऐसे करना चाहता है। और इसका सबसे बड़ा जो केंद्र होता है, सोर्स होता है, वो ईश्वर होता है। इसीलिए वो पुरुष को भी परमेश्वर कहकर के स्त्री पर थोपता है। और ये जो सारा घटनाक्रम जिसका मुकेश जी जो सवाल को उठा रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं आज, और जिसके आधार पर हमारा संविधान बना, तो संविधान ने प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार दिया। राष्ट्र या राज्य ये संविधान से संचालित होता है, क्योंकि ये न्याय शासित राज्य है संविधान की दृष्टि से। लेकिन समाज संविधान से संचालित नहीं होता, ये धर्म से संचालित होता है। हमारा स्टेट डेमोक्रेटिक है, लेकिन हमारा जो समाज है ये थियोक्रेटिक है। ये धर्म से ज्यादा धर्म की सत्ता प्रमुख है। इसलिए धर्म की सत्ता वो व्यक्ति को धार्मिक बनाने का इतना काम करती है, भक्त बनाने का इतना काम करती है, और उसमें वो सारे मिथक काम करते हैं। इन मिथकों के सहारे से समाज को भक्ति रस में इतना डुबाया जाता है कि वो भक्ति में वो जो अपने अधिकारों के प्रति उसकी जागरूकता है वो कम रह जाती है। और इसलिए पूरा जोर मंदिरों के निर्माण पर, घंटा पर, घड़ियाल पर, थाली पर, सब चीजों पर रहता है। और संविधान जिसका हम चिंता कर रहे हैं, बजरंग जी भी चिंता कर रहे हैं, हम सब चिंतित कर रहे हैं कि संविधान धीरे धीरे अप्रासंगिक होता जा रहा है। संविधान में संशोधन पर संशोधन और उसकी अलग व्याख्याएं होती जा रही हैं।
और जिस संविधान के हम समझ रहे थे कि ये सभी वंचितों को, जो न्याय से वंचित हैं, अधिकारों से वंचित हैं, जो शोषित हैं किसी भी तरह का समाज में कहीं पे भी, उन सबको एक तरह का कहिए कि जहाँ से एक संरक्षण, संविधान का संरक्षण है और उसके संविधान की छाया में न्याय नहीं मिल पा रहा है। जी, समय खत्म हो रहा है। आपने जो बातें अभी अपने अंतिम वक्तव्य में की हैं, मैं दरअसल वहीं पर आना चाह रहा था और यही तलाश रहा था कि ये जो चीज आप कह रहे हैं वो आज के दलित साहित्य में कितना दिख रहा है। ये चेतना, ये चिंता, ये चुनौतियां उसमें कितनी आपको देखने को मिल रही हैं। ये बदलाव का दौर है, तो कहीं ना कहीं इसका भी वहां रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। मैं यही जानना चाह रहा था। जी बिल्कुल हो रहा है, और इस चुनौतियों को बहुत गहराई से, बहुत बारीकी से दलित लेखक समझ रहे हैं और अपने साहित्य में अपनी कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से और अपने वैचारिक लेखन के माध्यम से उससे भी अधिक इन चीजों को लाया जा रहा है और समाज में इन चीजों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है कि इसे सतर्क रहें कि ये जो भक्ति है, ये जो भक्त बनाने की, कि भक्त ना बन करके संविधान जो नागरिक बनाना चाहता है, एक नागरिक बनने पे जोर होना चाहिए। इसलिए हम बराबर ये मांग उठा रहे हैं पाठ्यक्रमों में, जहां सब चीजें और चीजें पढ़ाई जा रही हैं। एक बच्चे को स्कूल जा रहा है, वहां और कुछ ABCD या क्या पढ़ाना शुरू करने से पहले उसे प्रार्थना के नाम पे ईश्वर की शरण में धकेला जा रहा है, उसे भक्ति के में बताया जा रहा है कि वहां पे कम से कम संविधान और संविधान की प्रस्तावना पढ़ाई जानी चाहिए कि जहां से कम उसकी नागरिक बनने की प्रक्रिया शुरू हो। इसे सबको बहुत बारीकी से हम उठा भी रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी, अब समय खत्म हो रहा है। जी, एक मिनट, आप 1 मिनट लीजिए, फिर 1 मिनट अशोक जी का है, फिर उसके बाद वाइंड अप करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो सबसे उज्जवल पक्ष है फुले अंबेडकर के आंदोलन का, फुले ने तो बहुत जोर दिया था स्त्रियों पर, स्त्रियों की शिक्षा पर, स्त्रियों के एम्पावरमेंट पर। उनसे ज्यादा जोर तो मुझे लगता है कि भारतीय मनीषियों में और किसी ने दिया नहीं है। उसका जो प्रतिफल निकला कि दलित आंदोलन जहां आकर के अपने अपने शीर्ष पर होता है, वहां से उसके भीतर से दलित स्त्रीवाद निकलता है। अभी का जो दौर है, सन 2010 के बाद का जो दौर है, वो दलित स्त्रीवादी आंदोलन का है। सांप्रदायिकता का मुद्दा हो, सोशल जस्टिस का मुद्दा हो, धर्म से दूर जाने का मुद्दा हो, वो दलित स्त्रीवाद का मुद्दा है, जिन्होंने जेंडर को, जाति को और क्लास के सवाल को, क्लास का सवाल छूट रहा था, क्लास के सवाल को बराबर अहमियत देते हुए अभी का जो लेखन, दलित स्त्रीवादी लेखन हो रहा है, वो हम अलग से उससे बात कर सकते हैं। बड़ा आंदोलन है और वो भी पैन इंडियन है। तो उसने इन तीनों को क्लब कर दिया है, जाति, जेंडर और वर्ग, इन तीनों को क्लब करके जो वर्चस्व की भारतीय कहें कि उसकी रूपरेखा है, वो तभी टूटेगी जब इन तीनों मोर्चों पर हम एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। सिर्फ जाति पर या सिर्फ जेंडर पर या सिर्फ वर्ग पर लड़ाई लड़ने से ये वर्चस्व टूटने वाला नहीं है। दलित स्त्रीवाद इसी ताने बाने को समझ करके और उसको तोड़ने की दिशा में अग्रसर है, जो मुझे लगता है कि इस आंदोलन का सबसे सराहनीय पक्ष है। जी अशोक जी। ब्लैक मूवमेंट से प्रेरित है। ब्लैक मूवमेंट में भी आपने देखा कि ब्लैक फेमिनिज्म उभरा था और उसने अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक बात बजरंग भाई ने बहुत महत्वपूर्ण कही और मैं भी उस बात को दोहराना चाहता हूं कि देखिए, दो तरह की जो प्रवृत्तियां हैं, एक तरफ आप दलित आंदोलन को जातिवादी आंदोलन कह के खारिज कर दीजिए, बहुत बड़ी मूर्खता है ये। दूसरी तरफ दलित आंदोलन की तरफ से जो एक ये अतिरेक आता है कि पूरा का पूरा वामपंथी आंदोलन कोई ब्राह्मण आंदोलन है और उसको आप खारिज कर दीजिए, ये एक अलग तरह का अतिरेक है। लाल नीला वाला को जो नारे लगे थे, मैं उन नारों की बात तो भी फिलहाल नहीं करूंगा, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो मुक्ति का महाआख्यान है, जो मुक्ति की पूरी लड़ाई है, वर्चस्व की से जो मुक्ति की शोषितों की लड़ाई है, उसमें इन सबको कहीं ना कहीं साथ आने की एक जरूरत महसूस होगी, भले अभी नहीं हो रही है। दलित आंदोलन, स्त्री आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, पर्यावरण के आंदोलन, ये जितने भी आंदोलन हैं, इनको एक बैनर के नीचे आने का मतलब नहीं है मेरा, इनको एक दूसरे से हाथ मिलाने का मतलब है। क्योंकि आप देखिए, दलित आंदोलन है, दलित आंदोलन के अंदर जो दलित स्त्री है वो दोहरे शोषण का शिकार होती है। ऐसे ही दलित स्त्रीवाद नहीं आया कि हवा में कहीं आ गया, वो दोहरे शोषण का शिकार होती है। एक दलित भी जब अपने घर में आता है तो चूंकि पितृसत्ता की वही ट्रेनिंग होती है, तो वो वैसे ही एक पेट्रियार्क बन के आता है। तो जो एक आदमी की आइडेंटिटी सिंगुलर आइडेंटिटी नहीं होती है, मल्टीपल आइडेंटिटी होती है।
आप एक जगह के होते हो, एक जाति के होते हो, एक धर्म के होते हो, एक राष्ट्र के होते हो, एक जेंडर के होते हो। और यहाँ ये भी है कि अपर कास्ट की स्त्री का स्टेटस फिर मैं भी इसको दूसरा है और दलितों की स्त्री का स्टेटस अलग है। मैं कह रहा हूं ना कि उसका दोहरा शोषण होता है, पहला तो दलित जी। होने के कारण और दूसरा स्त्री होने के कारण, वही स्टेटस वाली बात मैं कर रहा था। तो जरूरत इस बात की दलित साहित्य ने एक बड़ी भूमिका ये तो निभाई है कि एक ऐसी चेतना उत्पन्न की है, जब आप लिखते हुए मेरे ख्याल से हर कोई सावधान रहता है कि कोई बदतमीजी ना हो जाए, और उससे बहुत कुछ सीख रहा है। इसके साथ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक पैन इंडियन या इंटरनेशनल मूवमेंट शुरू होगा, मुझे ऐसा लगता है, जिसमें एक खास तरह का इन सारे आंदोलनों का एक गठजोड़ हमें दिखाई देगा, जो उन पितृ सत्ता और पूंजी दोनों की ताकतों से मुक्ति दिलाने के लिए काम करेगा। जी। ये मेरी मतलब सदिच्छा भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर हम इस पूरे चर्चा को इस तरह से समराइज कर सकते हैं कि एक तो ये कि आंदोलनों में उतार चढ़ाव के दौर आते रहते हैं, लेकिन उससे साहित्य उस तरह से प्रभावित नहीं होता और दलित साहित्य उस तरह से प्रभावित नहीं हुआ है। वो अपने स्तर पर अपने को लगातार इनोवेट कर रहा है, न उसमें नवाचार दिख रहा है, नए नए इश्यूज को वो शामिल कर रहा है और अपने आधार को, वैचारिकी को भी विस्तृत कर रहा है। जरूरत इस बात की महसूस की गई कि उसका आधार बढ़े और जो दूसरे ऐसे समूह हैं जो इस तरह की लड़ाइयाँ, चाहे वो वर्ग को लेकर लड़ रहे हों, चाहे लिंग के आधार पर लड़ाई हो रही हो, चाहे जाति के आधार पर, विभिन्न आधारों पर होने वाली लड़ाई अगर एक साथ जुड़ेंगी तो वो लड़ाई और भी मजबूत होगी और जाहिर है कि उससे जो साहित्य है उस पर भी, उसका भी जो आकाश है वो और बड़ा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। मेरा ख्याल है कि बहुत ही हमारे दर्शकों को भी आनंद आएगा इस चर्चा को सुनकर। बहुत ही सामयिक संदर्भों के साथ हमने दलित साहित्य को जोड़ने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद मुकेश जी, धन्यवाद।